तो क्या आपको पता है कि एक एयरलाइंस में कैबिन क्रू या फ्लाइट अटेंडेंट या एयर होस्टेस कैसे बना जाता है? नहीं पता? मैं आपको बताता हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वरुण के पापा और मेरा नाम है हिमांशु सैनी। आज हम बात करने वाले हैं कैबिन क्रू एयर होस्टेस के बारे में। कैबिन क्रू एयर होस्टेस कैसे बना जाता है, उसकी पूरी जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है, क्या उसके क्राइटेरियाज हैं, क्या उसकी एलिजिबिलिटीज हैं, वो सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अब सबसे पहले मैं आपको डाउट क्लियर करना चाहता हूँ कि एयर होस्टेस, कैबिन क्रू और फ्लाइट अटेंडेंट में क्या अंतर है। तो इसका एक सिंपल सा आंसर है, इन तीनों में कोई अंतर नहीं है। कैबिन क्रू, एयर होस्टेस और फ्लाइट अटेंडेंट ये तीनों एक ही काम करते हैं। कैबिन क्रू को ही फ्लाइट अटेंडेंट कहते हैं और एयर होस्टेस को ही कैबिन क्रू कहते हैं। और कैबिन क्रू, फ्लाइट अटेंडेंट, एयर होस्टेस बॉयज भी हो सकते हैं और गर्ल्स भी हो सकती हैं। किसी किसी एयरलाइंस में बॉय एंड गर्ल दोनों कैबिन क्रू होते हैं और किसी किसी एयरलाइंस में सिर्फ फीमेल कैबिन क्रू ही होती है। वो ये है कि क्रू मेंबर्स क्या होते हैं। तो एयरलाइंस में क्रू मेंबर वो होते हैं जैसे कि एयर होस्टेस और पायलट और फ्लाइट इंजीनियर जो कैबिन के अंदर बैठ के जाते हैं। इन तीनों को मिलाकर हम क्रू मेंबर्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं कैबिन क्रू का काम क्या होता है। तो कैबिन क्रू का काम, जब एयरक्राफ्ट हवा में होता है तो वहां पर पैसेंजर्स की हेल्प के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कि आपको वॉशरूम जाना है, आपको पता नहीं है कहाँ जाना है, या फिर आपको खाने के लिए कुछ चाहिए, पीने के लिए कुछ चाहिए, तो एयर होस्टेस का काम होता है पैसेंजर्स की हेल्प करना, उनको गाइड करना और सेफ्टली उनको लैंड कराना। तो एक कैबिन क्रू बनने के लिए आपको क्या एजुकेशन चाहिए? एजुकेशन में ओनली 12th पास। तो कुछ लोगों के डाउट ये होते हैं कि 12th कौन सी स्ट्रीम से होना चाहिए, मैथ से होना चाहिए, साइंस से होना चाहिए, या फिर कॉमर्स से होना चाहिए, आर्ट से होना चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप बस 12th पास होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। पहली एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है। कुछ लोगों का डाउट होता है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ग्रेजुएशन होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रेजुएशन करके अगर आप कैबिन क्रू बनोगे तो आपका मैच्योरिटी लेवल थोड़ा सा हाई होगा, और अगर डायरेक्ट आप 12th के बाद कैबिन क्रू के लिए जाएंगे तो आपका मैच्योरिटी लेवल थोड़ा सा कम होगा कंपेयर टू ग्रेजुएशन। तो इन दोनों में बस यही फर्क है, अदरवाइज आपको ग्रेजुएशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कैबिन क्रू बनने के लिए। तो ये बात हम कर रहे हैं डोमेस्टिक एयरलाइंस की। अगर हम बात करें इंटरनेशनल एयरलाइंस की, तो इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए आपको किसी किसी एयरलाइंस में ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट होती है, अदरवाइज मैक्सिमम एयरलाइंस में सिर्फ 12th पास को ही कैबिन क्रू के लिए लेते हैं। सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको इंग्लिश और हिंदी इन दोनों लैंग्वेज में फ्लुएंट होना पड़ेगा, क्योंकि एविएशन में कॉमन लैंग्वेज जो यूज होती है वो है इंग्लिश। और अगर आप इंडिया की किसी एयरलाइंस में काम कर रहे हैं, किसी डोमेस्टिक एयरलाइंस में काम कर रहे हैं, तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में परफेक्ट होना बहुत जरूरी है एक कैबिन क्रू बनने के लिए। अब तीसरी रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं, जो कि है पासपोर्ट। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एविएशन में जॉब करने के लिए पासपोर्ट एक कंपलसरी डॉक्यूमेंट है। उसके बाद आती है आपकी बॉडी मेजरमेंट, आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, आपका वेट कितना होना चाहिए। तो फीमेल कैबिन क्रू के लिए मिनिमम हाइट की रिक्वायरमेंट है 155 सेंटीमीटर, जो कि 5 फुट 3 इंच है। अगर आपकी हाइट 155 सेंटीमीटर से ऊपर या 5 फीट 3 इंच से ऊपर है तो आप कैबिन क्रू बनने के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद बात करते हैं मेल कैबिन क्रू की। मेल कैबिन क्रू के लिए मिनिमम हाइट की रिक्वायरमेंट है 170 सेंटीमीटर, यानी कि 5 फुट 8 इंच के समथिंग। अगर आपकी हाइट 5 फुट 8 इंच या 170 सेंटीमीटर से अबव है, आप कैबिन क्रू बन सकते हैं। ये रिक्वायरमेंट्स मेल के लिए है। अब हम बात करते हैं, आपका जो आईसाइट विजन है वो 6/6 होना चाहिए। ये भी एक रिक्वायरमेंट है। कोई कोई एयरलाइंस इसको एक्सेप्ट करती है, कोई कोई एयरलाइंस इसको एक्सेप्ट नहीं करती। आते हैं नेक्स्ट रिक्वायरमेंट के बारे में। वो क्या है? नो विजिबल टैटू ऑन योर बॉडी, यानी कि आपके फेस पे, आपकी गर्दन पे या आपके विजिबल हैंड्स पे कोई भी विजिबल टैटू नहीं होना चाहिए, और आपके फेस पे कोई कट मार्क्स भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि मेरे फेस पे यहाँ पर एक कट मार्क है, इसकी वजह से मैं रिजेक्ट हो गया था। उसके बाद मैंने इसके लिए कभी अप्लाई भी नहीं किया, क्योंकि ये मार्क तो ठीक हो नहीं सकता, ये एक्सीडेंटल मार्क है। कुछ लोगों के फेस पे बर्थ मार्क होते हैं, उनको कोई कोई एयरलाइंस कंसिडर कर लेती है, पर जो एक्सीडेंटल मार्क हैं, जो कट मार्क्स हैं, उनको कोई भी एयरलाइन कंसिडर नहीं करती। और अगर आप एक कैबिन क्रू का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उनके लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है BMI। तो BMI क्या होता है? BMI होता है बॉडी मास इंडेक्स, जिसको चेक करने के लिए आपको खोलना पड़ेगा गूगल पे आप डालेंगे BMI कैलकुलेटर, जिसमें से आप सेकंड वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। वहां पर आप डालेंगे अपनी एज, अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे और अपना वेट डालेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद आपका जो रिजल्ट आएगा वो आपको दिख जाएगा, या फिर आपको रिजेक्शन फेस नहीं करना पड़ेगा अगर आप BMI कैलकुलेशन करके जाते हैं। तो
कि एयरलाइंस कैबिन क्रू के लिए अप्लाई कैसे करें, कैसे इंटरव्यू देने जाएं। तो जब आपकी ये सब रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी, उसके बाद अगर आपका कोई फ्रेंड या आपके फैमिली सर्कल में कोई किसी भी एयरलाइन से एयरपोर्ट पे काम करता है, उनके पास वैकेंसीज आती रहती हैं, वॉक इन इंटरव्यूज के लिए उनके पास मेल आती रहती है, वो आपको बता सकते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्ट एयरलाइंस की साइट पर जाकर, किसी भी एयरलाइंस के कैरियर में जाकर वहां से आप उसमें वैकेंसीज देख सकते हैं, डायरेक्ट उन पे अप्लाई कर सकते हैं, वहीं से आपको रिवर्ट आएगा और उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई आपसे एयरलाइंस में जॉब करने के या आपकी जॉब लगाने के पैसे मांगता है, वो सब फेक है, क्योंकि कोई भी एयरलाइंस, कोई भी ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी आपको सेलेक्ट करने के पैसे नहीं देती है। आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होने चाहिए, आपका इंटरव्यू क्रैक होना चाहिए, उसके बाद कोई भी एयरलाइंस या ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी एविएशन में आपको सेलेक्ट कर लेती है जॉब के लिए, जो कि जहां पर किसी भी पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं करी जाती है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद आपकी 3 महीने की ट्रेनिंग होती है। ये हर एक एयरलाइंस के लिए कंपलसरी है, जो कि हर एक एयरलाइंस कराती है, जिसमें आपकी फुल ट्रेनिंग, यानी कि आपको पैसेंजर्स के साथ कैसे बिहेव करना है, आपको कैसे उठना है, कैसे बैठना है, आपको हर तरीके की हर चीज को सिखाया जाएगा। आपको इमरजेंसी के टाइम पे कैसे रिएक्ट करना है, कैसे आपको पैसेंजर्स की सेफ्टी का ध्यान रखना है, ये सब चीजें आपको सिखाई जाएंगी उस ट्रेनिंग के दौरान। ये ट्रेनिंग 3 महीने की होती है। इस ट्रेनिंग में आपको कंप्लीट एयर होस्टेस बना दिया जाता है। एक कैबिन क्रू बनने के बाद आपकी सैलरी कितनी होती है, ये बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा। तो एक कैबिन क्रू की मिनिमम सैलरी जब वो फ्रेशर होती है, पहली बार कैबिन क्रू बनती है, 50,000 से 1 लाख के बीच में। अब ये डिपेंड करता है एयरलाइंस के ऊपर, कौन सी एयरलाइंस कितनी सैलरी दे रही है, पर इसके बीच में ही स्टार्टिंग सैलरी होती है। इसके अलावा उनके कुछ अलाउंसेस होते हैं जो उनको ऐड होकर सैलरी में मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कैबिन क्रू बनने के बाद आपको क्या क्या एडवांटेज है और क्या क्या डिसएडवांटेज है। तो सबसे पहली एडवांटेज तो आपको यही है, अगर आप बहुत ज्यादा ट्रैवल करना चाहते हो अपनी लाइफ में, आपको ट्रैवल करना बहुत ज्यादा पसंद है, तो कैबिन क्रू की जॉब आपके लिए परफेक्ट है। आपको एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन फ्लाई करने के बाद मिनिमम 12 आवर का लेवर मिलता है, लेवर यानी कि रेस्ट। और उसके साथ साथ दूसरी एडवांटेज क्या है कि आपको रहना और खाना दोनों फ्री होता है। और सबसे बड़ी बात, जिस होटल में कैबिन क्रू को स्टे कराया जाता है, ले ओवर कराया जाता है, वो होटल मैक्सिमम 5 स्टार या 4 स्टार तो होते ही है। तो ये भी एक आपके लिए एडवांटेज है। तीसरी बड़ी एडवांटेज ये है कि जितने भी कैबिन क्रू या जितने भी एयरलाइन स्टाफ होते हैं, वो एयरपोर्ट पर कुछ शॉप्स पे डिस्काउंट होता है, और कैबिन क्रू और पायलट्स के लिए ये डिस्काउंट थोड़ा ज्यादा होता है, यानी कि 20 से 25% का डिस्काउंट आपको किसी भी आइटम पे या किसी भी शॉपिंग पे मिल जाता है किसी भी एयरपोर्ट पर जाने के बाद। इसके साथ में एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ, जैसे कि कुछ हमारे फ्रेंड्स, फैमिली या हमारे रिश्तेदार पूछते हैं कि अब तुम एयरलाइंस में काम कर रहे हो तो आपको फ्री टिकट मिलता होगा या फिर आपका आना जाना फ्री होता होगा। तो ये डाउट मैं सबका क्लियर करना चाहता हूँ। जितने भी कैबिन क्रू या जितने भी एयरलाइन स्टाफ होते हैं, वो अलग अलग एयरलाइंस पे डिपेंड करता है, वो आपको और आपकी फैमिली के कितने मेंबर को अलाउ करते हैं एयरक्राफ्ट में फ्लाई करना। जैसे कि कुछ एयरलाइंस में आपके जो ब्लड रिलेशन में आते हैं, तो जिसमें आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती है, अगर इनको कहीं ट्रैवल करना है तो वो बिल्कुल भी फ्री नहीं है, उसके लिए आपको टैक्स देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको दिल्ली से देहरादून जाना है और आप एक एयरलाइन स्टाफ हो, नॉर्मल टिकट वहां का होगा वो 3 से 4 हजार रुपए होगा नॉर्मल पैसेंजर के लिए। पर अगर आप एक एयरलाइन स्टाफ होकर एज ए पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हो तो आपका टिकट उनसे बहुत कम होगा, जैसे कि 1,900 रुपए के समथिंग। तो वो होता है टैक्स जो हमें पे करना पड़ता है एयरलाइन स्टाफ को, कैबिन क्रू को, कैप्टन्स को, जितने भी एयरलाइंस में काम करने वाले लोग हैं, उन सबको ये टैक्स पे करके जाना पड़ता है। ये टैक्स हर जगह का सेम नहीं होता, हर जगह का अलग अलग होता है। जैसे देहरादून का 1000 रुपीज है, ऐसे ही किसी दूसरी सिटी का 1500 भी हो सकता है, किसी दूसरी सिटी का 2000 भी हो सकता है। हम बात करते हैं डिसएडवांटेज के बारे में। एक कैबिन क्रू होने के क्या क्या डिसएडवांटेज है। सबसे पहली जो डिसएडवांटेज है, ये सब मैं आपको कैसे बता पा रहा हूँ, मैं एक कैबिन क्रू नहीं हूँ, बट मैं 12 साल से एविएशन में काम कर रहा हूँ और उन लोगों का एक्सपीरियंस ही मैं आपके साथ एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता के शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आपकी जो स्लीप साइकिल है वो थोड़ी सी बिगड़ जाती है। जैसे कि आपकी फ्लाइट का टाइम कोई भी हो सकता है, रात के 2 बजे भी हो सकता है, सुबह के 4 बजे भी हो सकता है। तो ये जो टाइमिंग है, पहली डिसएडवांटेज। जो सबसे पहली एडवांटेज मैंने आपको बताई थी, ट्रैवल इसमें एक एडवांटेज भी है और एक डिसएडवांटेज भी है। फॉर एग्जाम्पल, आप दिल्ली टू देहरादून, देहरादून टू दिल्ली और दिल्ली से बैंगलोर। अब बैंगलोर में आपका 12 घंटे का लेवर, तो आप
इतना ट्रैवल करने के बाद, 2 फ्लाइट करने के बाद आपको, मुझे नहीं लगता कि आपके अंदर इतनी हिम्मत बचेगी कि आप उस टाइम पे घूम भी लो और अपनी नींद भी पूरी कर लो। तो ये एक डिसएडवांटेज भी हो सकती है। कुछ लंबी फ्लाइटों के बाद आपको 24 घंटे का रेस्ट मिलता है, 48 घंटे का रेस्ट मिलता है। वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है कि कुछ लोगों को छुट्टी मिल जाती है, कुछ लोगों का ले ओवर हो जाता है उस दिन, या कुछ लोगों को नहीं मिलती। तो जिन लोगों को नहीं मिलती तो उनके लिए तो ये एक डिसएडवांटेज ही होगी कि वो अपनी फैमिली के साथ अपना फंक्शन या फिर त्योहार नहीं मना पा रहे। उसके बाद आते हैं थर्ड जो डिसएडवांटेज है, वो है आपका खाना पीना और लाइफ शेड्यूल। वो भी एक तरीके से आपका बिगड़ जाता है। आप कब को किस टाइम ब्रेकफास्ट कर रहे हो, किस टाइम लंच कर रहे हो, किस टाइम डिनर कर रहे हो, और कौन सा डिनर कर रहे हो। घर का खाना तो बहुत मुश्किल हो जाता है मिलना। मैक्सिमम आपको फ्लाइट में ही खाना पड़ता है, या फिर आपको किसी रेस्टोरेंट में खाना पड़ता है, या फिर होटल में खाना पड़ता है। ये ही डिसएडवांटेज थी, और एडवांटेज मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो अगर आप एक कैबिन क्रू बनना चाहते हैं तो आपको जो रिक्वायरमेंट्स मैंने पहले बताई हैं, जो एलिजिबिलिटीज मैंने बताई हैं, उन सबको फिल करना पड़ेगा और आप आराम से एक कैबिन क्रू बन सकते हैं बिना किसी कोर्स के और बिना ग्रेजुएशन। और ऐसे ही एविएशन फैक्ट और एविएशन वीडियोस देखने के लिए आपको करना पड़ेगा मेरे चैनल सब्सक्राइब। ये वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया तो एक लाइक का बटन दबा दें, और अपने फैमिली, फ्रेंड्स और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।